काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स से लेकर मोमेंटम अल्फा फंड से लेकर एक्सपेंस रेशियो वगैरह काफी सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, सबको इस वीडियो के अंदर क्लियर किया जाएगा। इससे पहले अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को लेकर कंफ्यूज हो, आप रिटायरमेंट के लिए बना रहे हो, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, या फिर अपने एसेट एलोकेशन को लेकर ही आपको कंफ्यूजन है, या आपको लगता है कि कुछ इधर उधर हो गया है, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत कम प्राइस पे पेड सर्विस है एंड आपकी हेल्प की जाएगी वहां पे क्या कैसे आपके गोल रिस्क लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग सही है। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रमेश नायक जी का क्वेश्चन है एंड ये पूछते हैं, इट इज सेड। देखिए, सेड के ऊपर नहीं जाना है। अगर कोई चीज आपसे कहा जा रहा है तो आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। चलिए, इट इज सेड नाउडेज टोटल एक्सपेंस रेशियो इंक्लूडिंग डिफरेंट हेड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज्ड टू 3 to 4% ड्यू टू रीसेंट चेंजेस इन सेबी नॉर्म्स। इज इट ट्रू? देखिए, सेबी ने चेंज बस ये किया है कि जो एक्सपेंसेस अलग अलग लिए जा रहे थे या काटे जा रहे थे उनको एक जगह कर दिया। ऐसा नहीं कि सेबी ने कोई नया एक्सपेंस ऐड कर दिया है ना। तो पहले टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो पहले जो आपको एक्सपेंस रेशियो दिखता था, टोटल एक्सपेंस रेशियो नाम जरूर था, लेकिन उसमें से 2-3 एक्सपेंस के जो कंपोनेंट्स थे वो अलग थे। सबसे बड़ी तो चीज, जो ट्रेडिंग मतलब जो बाइंग सेलिंग के दिन जो चार्जेस लगते थे उसको टोटल एक्सपेंस रेशियो में नहीं इंक्लूड किया जाता था, वो अलग से ही कटता था। तो इसको अंदर डाल दिया टोटल एक्सपेंस रेशियो के। तो अब क्या है, अब जितनी भी चार्जेस आप पे कर रहे हो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, वो सब एक जगह दिखती है। और 3 से 4% का हमेशा एक्सपेंस रेशियो नहीं रहता है। एक किसी दिन आपको 3% तक दिख जाता है, जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करती है एएमसी, बस उसी दिन 1 से 2 दिन तक दिखेगा, वापस जो 0.56, 0.7, 0.8 ऐसे जो होता है वापस आ जाएगा। तो 3 से 4% एक्सपेंस रेशियो आपका नहीं लग रहा है, किसी एक दिन जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट होती है उस दिन का एक्सपेंस रेशियो में जंप आ जाता है, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है तो ट्रांजेक्शन चार्जेस जो लग रहे हैं वो आपसे लिए जा रहे हैं। वो पहले भी लिए जाते थे, लेकिन पहले आपको दिखाया नहीं जाता था, अब आपको दिखाया जा रहा है, बस यही अंतर है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉय परिवार जी का कहना है, असोय एसडब्ल्यूपी के लिए कौन कौन सा फंड लेना सही होता है, प्लीज सजेस्ट। देखिए, एसडब्ल्यूपी के लिए आप कोई भी फंड के अंदर से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अगर आपका आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आज से 15 साल 20 साल बाद आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर रहे हो और साल का 5% 4% है ना, ऐसा विड्रॉल रेट है, तो किसी भी फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। इवन स्मॉल कैप्स से भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि एसडब्ल्यूपी के अंदर जो है वो पैसे, आर्थिक परेशानी कम और दिमागी परेशानी ज्यादा होती है। तो जब वो क्रैश का सिनारियो आता है, गिरावट का सिनारियो आता है, तो उस टाइम पे उसको झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझ रहे? आपका पैसा अगर 1 करोड़ से गिर के 50 लाख पे आ जाए, क्या आप एसडब्ल्यूपी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ट्राई कीजिए कि 10 साल बाद का भी एसडब्ल्यूपी का गोल है तो अभी के लिए आप ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाद में उसको स्टेबल फंड के अंदर चेंज कर लीजिए। टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है, डरना नहीं है टैक्स से। और अगर अगले साल आज इन्वेस्ट करके अगले साल से 3 साल से 5 साल से ही एसडब्ल्यूपी शुरू करना है, तो स्टेबल फंड के अंदर ही आप इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टेबल फंड कहने का मतलब आप हाइब्रिड कैटेगरी में आ जाइए, मल्टी एसेट फंड जो होते हैं, आप इवन कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड को भी चुन सकते हैं, आप एग्रेसिव हाइब्रिड कुछ फंड को भी चुन सकते हैं। जिस तरीके का आप प्रेशर झेल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग करने को वैल्यू फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, इन सब फंड से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे मेंटल प्रेशर ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा गिरावट के टाइम पे। और कोई एक मल्टी एसेट होगा, इन सब में आपको मेंटल प्रेशर कम झेलना होगा गिरावट के टाइम पे। और अभी आपको नहीं ये फील होगा, आपको फील तब होगा जब कोई क्रैश का सिनारियो आएगा। उस टाइम पे आप सोचोगे क्यों मैंने इसमें इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी आप एजम्पशन लगा के इसको फील नहीं कर सकते कि उस टाइम पे कैसा पैनिक अटैक होता है। वो एक्चुअल में गिरावट को झेलने वालों को ही फील होता है, या उस समय पे ही फील होता है कि किस तरीके का पैनिक अटैक होता है। वो उससे पहले उसके बाद में आप नहीं झेल सकते। तो इसलिए समझदारी दिखाए। अगर मतलब वॉलेटिलिटी से परेशानी नहीं है, आप मेंटल प्रेशर को झेल लोगे ऐसा लगता है, तो आप ट्राई कर लो स्मॉल कैप से भी मिड कैप से भी। एक बार की गिरावट में आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप खुद चेंज कर लोगे। मेरी राय रहेगी कि आप हाइब्रिड फंड्स को चुने,
SWP के लिए। आगे आते हैं, HDFC स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस करेंटली, शुड आई कंटिन्यू और नॉट? रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए, HDFC स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब अंडर परफॉर्म आपको देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। एक्चुअल में HDFC का यही काम करने का तरीका ही है। आप HDFC, ICICI, कोटक, SBI, इन सब स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इसी तरीके की परफॉर्मेंस ही माइंड में रख के ही चलना है कि ऐसा ही मुझे रिटर्न मिलेगा, 20% से ऊपर रिटर्न मिलेगा ऐसा, या 20% रिटर्न में ऐसा माइंड में रख के नहीं चलना है। मतलब ऐसा तो किसी में भी माइंड में नहीं रखना है, लेकिन हमेशा ही आपको क्वांट, मोतीलाल, समझ रहे हो, निप्पॉन, बंधन, BOI, इन्वेस्को, इवन एडलवाइस, इन सब की जो परफॉर्मेंस है, इनसे एक लेवल नीचे की परफॉर्मेंस ही आपको SBI, कोटक, ICICI, HDFC, इन सब में स्मॉल कैप कैटेगरी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी अलग अलग है ना। जो जितना सेफ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा वो थोड़ा सा कम रिटर्न बना के देगा ही, और जो जितना एग्रेसिव जाएगा वो थोड़ा सा बेटर रिटर्न बना के देगा ही। समझ रहे हो? तो यही स्ट्रैटेजी ही है। तो आपको अगर नहीं रहना इनके साथ तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि ऐसा ही फंड रखे तो आप बने रह सकते हो। अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस वो टाइमिंग का खेल है। इस साल अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगले साल आउट परफॉर्म कर लेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। पास्ट में 5 बार तो मैं देख चुका हूं HDFC के ये हालात, अंडर परफॉर्म करती है, आउट परफॉर्म करती है, अंडर परफॉर्म करती है, आउट परफॉर्म करती है। तो आपको इनकी स्ट्रेटजी नहीं पसंद है तो आप चेंज कर लीजिए, एग्रेसिव में चले जाइए। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस का जो ये परेशानी है, साइकिल है, वो हर फंड के साथ आएगा, हर स्कीम के साथ आएगा। आपको एग्रेसिव में जाना है या स्टेबल डिफेंसिव में रहना है, वो आपको चुनना है। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा जो मैं देना चाह रहा हूं। राजेश जी का कहना है, क्या एक मोमेंटम फंड की जगह अल्फा फंड ले सकते हैं? देखिए, मोमेंटम फंड की जगह अल्फा फंड ले सकते हैं सेम कैटेगरी में। जैसे 500 मोमेंटम 50 तक के लिए भी अल्फा 50 ले सकते हैं, 200 मोमेंटम 30 की जगह अल्फा 50 ले सकते हैं। 500 मोमेंटम 50 का थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है अल्फा 50 से, लेकिन 200 मोमेंटम 30 से बेटर परफॉर्मेंस अल्फा 50 का है। लेकिन जब प्रॉपर मिड कैप फंड की बात आती है, प्रॉपर स्मॉल कैप फंड की बात आती है, तो अभी फंड्स अवेलेबल है नहीं अल्फा कैटेगरी में। उसके लिए आपको मोमेंटम कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा। जैसे मिड कैप 150 मोमेंटम 50 या 30, या स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, या फिर स्मॉल मिड को एक साथ मिला के भी है 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। तो अल्फा के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल नहीं है, समझ रहे? अल्फा को आप ज्यादा से ज्यादा 200 मोमेंटम 30 की जगह अल्फा 50, या फिर 500 मोमेंटम 50 की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी के चेंज करने के लिए अल्फा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लाउड विफ्ट सॉल्यूशंस, कैन यू प्लीज क्रिएट अ वीडियो रिगार्डिंग एक्सपेंस रेशियो ऑफ इंडेक्स फंड वर्सेस ETF, हाउ एग्जैक्टली एक्सपेंस रेशियो वर्क बिटवीन दिस, एग्जाम्पल मिड कैप 150 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर जो इंडेक्स फंड होते हैं, ना सिर्फ इंडेक्स फंड नहीं, जो फॉरेन के भी इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे नैस्डैक का जो फंड हो गया, या फिर जो हमारा यही मोमेंटम वाले फंड्स हो गए, अल्फा के फंड हो गए, या नॉर्मल इंडेक्स फंड हो गए, या गोल्ड फंड हो गया, या सिल्वर फंड हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, अपनी ही AMC के ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर अपनी AMC का ETF नहीं है तो दूसरी AMC के ETFs के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि ETF के एक्सपेंस रेशियो में और म्यूचुअल फंड के, इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा बहुत का एकदम स्लाइटली अंतर होता है। ज्यादातर केस में, हमेशा नहीं होता है, ज्यादातर केस में जो ETF है उससे जो इंडेक्स फंड है वो थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लेता है, 0.1%, 0.15%, 0.2% हो सकता है, कभी डिफरेंस आपको दिखे। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इतना एक्सपेंस रेशियो के लिए। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करनी है तो आपको ETF के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ही कुछ चाहते हैं कि आप, मतलब इच्छा है आपकी ETF में इन्वेस्ट करना, तो कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन ETF में इन्वेस्ट करने के लिए कंपलसरी आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ही होगा। तो ज्यादा अंतर नहीं होता है, स्लाइटली अंतर होता है एक्सपेंस रेशियो में, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। परेश जी का क्वेश्चन है, वेल्थ के लिए स्मॉल या मिड कौन सा सही रहेगा? देखिए, नॉर्मली तो
वेल्थ क्रिएशन अगर एक्सट्रीम करना है तो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर घुसना पड़ेगा और हैवीली घुसना पड़ेगा, और सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर भी घुस के हैवीली वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, इन्वेस्टमेंट में काफी सारी चीजें लोग भूल जाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट में आपको लिक्विडिटी की भी जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क कम करने की भी जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट में आपको वॉलेटिलिटी भी कितना आप झेल सकते हैं ये भी समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अलग अलग मतलब ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप्स में भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मिड कैप में भी थोड़ा बहुत कीजिए। इसके अलावा स्लाइटली लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए चाहे तो लार्ज कैप रख सकते हैं, कहने का मतलब फ्लेक्सी कैप रख लेंगे तो वो लार्ज कैप का काम कर देगा। इसके अलावा लिक्विड फंड रखिए जिसमें आप इमरजेंसी फंड वगैरह ये सब रख सकते हैं। तो कहने के लिए सिर्फ आप स्मॉल कैप के अंदर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप अलग अलग में अलग अलग गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। ग्रोथ वाला सारा स्मॉल में डालें, इमरजेंसी लिक्विड का लिक्विड फंड में डालें, मिड कैप को भी पोर्शन दे, क्योंकि मिड कैप के अंदर भी अभी जो है सेबी का जो कैटेगराइजेशन है वो मिड कैप को फेवर करता है, उसी कारण उसका पी इतना एलिवेटेड रहता है और इतना रिटर्न भी बन पाता है पैसों के जोर पे। तो इसलिए एलोकेशन थोड़ा उधर भी दे। मोमेंटम फंड्स काफी बढ़िया बढ़िया अभी आ चुके हैं जो कि काफी बढ़िया ग्रोथ दे सकते हैं, तो थोड़ा एलोकेशन उधर भी दे। तो एलोकेशन बराबर दे, बराबर कहने का मतलब बराबर बराबर नहीं, ज्यादा आप स्मॉल कैप को दे सकते हैं, मिड कैप को मोमेंटम को कम दे सकते हैं। अच्छा, मोमेंटम होगा भी नहीं पोर्टफोलियो में, ये आपके फंड पे डिपेंड करता है कि कौन से फंड्स आपने पहले से रख रखे हैं, है ना। इसके अलावा थोड़ा ग्लोबल भी ग्रोथ वाले फंड्स ले ले। तो इस तरीके से अगर अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्ट करके आप ग्रोथ लेने की कोशिश करते हैं तो आपका एक ही इकोनॉमी के अंदर पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी खत्म हो जाता है, करेंसी रिस्क एक तरीके से जो होता है, या कंसंट्रेशन का, इकोनॉमी कंसंट्रेशन का जो रिस्क होता है, प्लस आपको ग्रोथ भी अच्छी मिल जाती है, प्लस आपको वॉलेटिलिटी भी कम झेलना पड़ता है, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी का भी रिस्क आपका कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफाइड रहेगा पोर्टफोलियो तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, अगर बाकी चीजें अलग अलग आपने कर रखी है तो ग्रोथ के लिए स्मॉल कैप्स के अंदर जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे। आपका क्वेश्चन छूट गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर ले लेंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आप आगे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाइप कर देना वीडियो को, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से जरूर दे देना। हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो।